तो नेक्स्ट ये बात आती है मैम, कई लोगों को मेंस से बड़ा डर लगता है कि उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। अब क्या रहता है ना, गेट एग्जामिनेशन दिला के या बहुत सारे अदर एग्जामिनेशंस दिला के आदत खराब हो गई रहती है, ऑब्जेक्टिव दिला के हाँ 4 ऑप्शन आएंगे बस ऐसे लगाते जाएंगे, इस चीज की आदत हो गई रहती है। आपको क्या लगता है कि मेंस की तैयारी कैसी करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट है? आजकल रिसेंट में स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि मैं सर मेंस की तैयारी करनी है, तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर से कर लो। तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का खत्म कर लिया तो सिविल सर्विसेज का कर लो, सिविल सर्विसेज का खत्म हो गया तो फॉरेस्ट सर्विसेज का कर लो। तो आपके हिसाब से मतलब यही प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट है कि कोई बुक वगैरह भी रेफर करनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि प्रिपरेशन स्टेज में उतना वक्त नहीं होता है हमारे पास कि हम किसी सब्जेक्टिव बुक में जाएं और उसके बाद उसमें से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करें। तो प्रिपरेशन, क्योंकि हमें मेंस के लिए इस बार तो हमें 6 महीने मिल गए, बट यूजुअली 3 मंथ्स 4 मंथ्स मैक्सिमम रहते हैं। और उस टेन्योर में आपको प्रिपरेशन करनी, क्योंकि आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद ही आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि उसमें 2 महीने और चले जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है मेंस में मुझे लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर और जो टेस्ट सीरीज हैं वो काफी हो जाते हैं। मतलब देखिए इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मुझे लगता है कुछ भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग जगह की टेस्ट सीरीज लें, ताकि आपको जो है ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सके। और मेरे को लगता है कि उतनी चीजें ही अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए, सिलेक्शन के लिए कम से कम सफिशिएंट हो जाती है। सही बात है, बट वही है, मतलब आपको सिलेक्ट करके ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके पीछे लग गए हैं। और सफिशिएंट है, मुझे ऐसा लगता है ना मैम कि आप नया जब आए रहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जानने का शौक रहता है कि कौन कौन से बुक रेफर कर रहे हैं, क्या क्या करें। शायद आपने भी किया होगा, ये कई लोगों को देखा होगा जो इस चीज के पीछे भागते हैं, मैम कौन सी बुक्स को रेफर करना है। अरे जब आप तैयारी करने जाएंगे और आपके पास ड्यूरेशन सिर्फ 6 महीने 1 साल का रहेगा, तो आप इतनी सारी चीजें रेफर नहीं कर सकते हैं। तो ये शायद आप ये कहना चाह रहे थे। और मतलब जैसे अगर मेरे को 3 चीजें आपसे पूछनी है कि 1 वीक पहले हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, 1 डे बिफोर क्या करना चाहिए, और ऑन द डे क्या करना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कई लोग इसी रास्ते में भटक के खत्म हो जाते हैं। 1 दिन पहले सोते होते नहीं है तो तबीयत अगले दिन खराब हो जाती है। मैं एक ऐसे टॉपर का एक इंटरव्यू ले चुका हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर है अभी वो। उनका पिछला एग्जाम इसीलिए खराब हुआ था क्योंकि वो रात को सोए नहीं थे, तो तबीयत खराब हुई थी। और एक आप एग्जाम्पल है ऑन द डे क्या करना चाहिए। तो आप तीनों चीजों को बताइए हमें, कि सबसे पहले वीक से शुरू करेंगे फिर। सर वीक तो मैं तो लास्ट वीक में मुझे लगता है कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो, आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो मैं हमेशा से करती थी कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ प्रीलिम्स के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगी लास्ट मोमेंट पे जाके, तो उन चीज़ों का मैं मेंस में भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो वो चीज़ें जो है वो आप 1 हफ्ते तक रिवाइज करो बहुत अच्छे से। 1 हफ्ते पहले बुक्स छोड़ देनी चाहिए। 1 हफ्ते से आप जो है सिर्फ उसको रिवाइज करो, ताकि आप उसे ना भूल जाओ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद लास्ट डे तो मुझे लगता है कि प्रिपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट डे में सिर्फ इंसान परेशान होता है, लगता है ये भी याद नहीं आ रहा, अभी से कैसे पढ़े, और 10 बुक्स खुल जाते हैं और उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता अंदर जा करके। तो वो नहीं करना चाहिए। तो 1 दिन पहले से ही, मतलब मान लीजिए हाफ डे, एटलीस्ट हाफ डे बाद से छोड़ दीजिए। रात में साउंड स्लीप तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एग्जाम का ड्यूरेशन बहुत होता है। 5 आवर्स एक दिन में एग्जाम देना, 6 आवर्स एक दिन में एग्जाम देना, और उतना देर आपको बैठना है। तो आपको थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए उस दिन के लिए, आपका दिमाग अच्छी तरह से चल रहा होना चाहिए। तो उसके लिए साउंड स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नींद में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। 1 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ जाएगा, जितना पढ़ा है 1 साल 2 साल तो सभी को लगते हैं। 2 साल की प्रिपरेशन 1 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा और बनेगा। तो 1 दिन मुझे लगता है लास्ट दिन के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। और उस दिन जिस दिन एंग्जाइटी वाले चीज का क्या करें, मतलब नींद ना आए, या आपको आई थी नहीं आई थी, और अगर आ गई थी तो आप अपने टिप्स बता दीजिए, क्योंकि आम लोगों को तो नींद नहीं आती है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम थे। आप बताइए आपका कैसा था। मैं तो मतलब जब पहले शुरू में देती थी तो मैं सो नहीं पाती थी, थोड़ा सा मुझे भी एंजाइटी होती थी कि सोने जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मुझे सुबह उठना है, तो आप 10 बजे ही सोने चले जा रहे हो। ऐसे तो इंजीनियर्स की आदत नहीं होती है 10 बजे सोने की, लेकिन फिर भी आप 10 बजे ही सोने चले जा रहे हो और अल्टीमेटली 3 बजे तक नींद नहीं आ रही है। तो ये तो होता था शुरू में, बट अब जो है थोड़ा टाइम हो गया था, तो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गई थी। अब मैं उस मोड में थी कि अब मैं सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग फ्रॉम माई साइड
कि जितना भी हो सके आई हैव टू पुट माय फुल एफर्ट्स। और उसके बाद फिर मैं लास्ट में मतलब रिलैक्स होकर सो जाती थी। शुरू में नींद नहीं आती थी तो म्यूजिक सुनने लगती थी थोड़ी देर, कि उसके कारण मोनोटोनस म्यूजिक रिपीटिशन में लगा देती थी कि उससे मुझे नींद लग जाए, और वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ ये आइडिया मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो उसके बाद मैं सो जाती थी और फिर मैं बिल्कुल नहीं देखती थी, मुझे मतलब जो होगा अब एग्जाम में देख लेंगे उस टाइप से। बहुत सही। ये क्योंकि ना एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि क्या करना चाहिए, पर आपने बहुत अच्छी चीजें कही कि यार इतना भी टेंशन नहीं लेना है। और वक्त के साथ सबसे पहली बात है कि जितने बार आप उस चीज को करते रहते हैं ना, उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होने लगता है और आपका डर हटने लगता है। किसी भी चीज पे आप चले जाइए, सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, पहली बार करेंगे थोड़ा सा डर लगता ही है। तो नेक्स्ट मैम, सबसे स्पेशल मतलब प्रियंवदा स्पेशल ऑन द डे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताइए। ऑन द डे तो मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करते जाते वक्त, तो आप सबसे पहले अच्छे से नाश्ता करें, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ एटलीस्ट इतना कि आप सस्टेन कर सकें 2 बजे तक और आपका ध्यान उधर ना जाए। उसके बाद आप जो है मतलब अपने साथ में तो एक पानी की बोतल कैरी करती थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखते ही मुझे प्यास लग जाती है कि इसमें तो इतनी चीजें नहीं आ रही है, तो अब इसका क्या करें। तो आप पानी पिए, खुद को रिलैक्स करें और एक बार क्वेश्चन के थॉरली देख लेना चाहिए। एक बार देख लें और उसके बाद स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपका सारा डर भी चला जाता है। उसके बाद जस्ट गो विद द फ्लो, जितना आ रहा है विल डू दैट, और जो नहीं आ रहा है उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। तो बस वैसे ही करके आपको उस दिन, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप रिजल्ट देखते हैं, अगले दिन लोग जैसे ही आंसर की आती है लोग मिलाने लगते हैं। तो मैं तो वो भी नहीं करती थी अब, कि अब मुझे देखना ही नहीं है, जो होगा देख लेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा देख लेंगे। तो फिर उससे ज्यादा टेंशन लेकर के कोई फायदा नहीं है मुझे। और एग्जाम सेंटर के बारे में बताइए मैम। एग्जाम सेंटर पे तो आप इस बार तो हम लोग कोविड में मेंस देने गए थे, तो ऐसे तो प्रीलिम्स में नॉर्मली हो जाता है कि आपका गेट पे ही चेकिंग वगैरह होती है, तो आप जो है मतलब अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीजें पहले इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि आप कैरी ना करें। इवन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, घड़ी, कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं वो लोग अंदर, तो आप कुछ भी लेकर के ना जाएं अंदर। और उसके बाद फिर जो है आप एक बार अंदर जाते हैं, फिर आपका आईडी प्रूफ वगैरह वो लोग चेक करते हैं, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि आगे पीछे वाले सबका सीरियल नंबर अलग होता है, तो कुछ लोगों को वो भी आदत होती है इधर उधर से देखने की, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ, क्योंकि जो है सारे आपके जो है वो अलग होते हैं शीट सबके पास। तो उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कब बुकलेट खोलनी है, और आप इंस्ट्रक्शन से एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये हो जाता है कई बार कि आपका हो सकता है अगले साल जो इंस्ट्रक्शन हो वो पिछली बार से डिफरेंट हो। अच्छा। तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि आप जो इंस्ट्रक्शन ना देखो और फिर उसके बाद पता चला कि कुछ उसमें और निकल गया, और बाद में पता, ये बहुत इस बार क्या हुआ, जैसे कि मेरे खुद के ब्रदर ने एक एग्जाम दिया और उसमें जो है इस बार इंस्ट्रक्शन चेंज थे, और उसने पुरानी प्रिपरेशन के हिसाब से सब कुछ कर दिया, और उसके बाद में आकर के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे, और बाद में पता चला कि उतने नहीं आए। तो फिर उसने फिगर आउट किया कि मैंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ा था, उसमें इंस्ट्रक्शन में लिख रखा था उन लोगों ने कुछ चेंजेस। तो इंस्ट्रक्शन को मिस नहीं करना चाहिए, इट कैन बी अ चेंज। और उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें और फिर स्टार्ट हो जाएं, और क्या उसके बाद क्या सोच सकते हैं। एक बार पेपर आ जाता है हाथ में तो फिर नो सेकंड थॉट, फिर तो सिर्फ आदमी की ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं, इसे कैसे सॉल्व करनी है, बस वही एक थॉट रह जाता है। ये अच्छा आपने एक टिप दिया है कि हर बार आप पढ़िए, मतलब किसी चीज़ को एकदम डिफाइन मत कर लीजिए कि ये इसी तरीके से आया था, इसी तरीके का आएगा। कई बार इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाते हैं। ये चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दिला रहे हैं, आप यहाँ पर कोई भी ऑडियंस बैठी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सिचुएशंस बदलते रहते हैं। कोविड की वजह से भी कई रूल्स बदले हैं, यहाँ तक हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पर मैम जब आपसे इससे पहले बात कर रहा था तो आपने बताया था कि आपके साथ कुछ हादसा हुआ था पिछले साल, तो वो चीज़ भी आप लोगों को बता दीजिए ताकि जो आपके साथ हुआ है वो बाकी लोग ना करें। जी, मैंने 2018 में गेट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, और मैंने सेंटर जो एडमिट कार्ड आया, हमारा एग्ज़ाम था रांची में, तो वहाँ पर 2 सेंटर हैं आयोन डिजिटल। तो हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये वही वाला आयोन डिजिटल है जिसमें 2017 में दिया था। तो हमने आगे चेक भी नहीं करा कुछ भी। उसके बाद हम लोग वहाँ सेंटर पर पहुंचे, वहां जाकर के पता चला कि वो जो है गलत सेंटर था, एक और सेंटर है विच वाज 45 मिनट्स अवे, और ये मुझे पता चला 8:30 बजे, जब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था। फिर किसी तरह हम लोग नए सेंटर पर भी पहुंचे, बट आई वाज 20 मिनट्स लेट।
तो उसके बाद इन सब एग्जाम में जितने एक एक मार्क्स मैटर करता है, 20 मिनट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको आप मेकअप नहीं कर सकते हैं। उससे ज्यादा हो जाता है कि एक आपके मन में भी नर्वसनेस आ जाती है कि मैंने ऑलरेडी लूज कर दिए हैं 20 मिनट्स, तो जो अच्छा होना होता है वो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए सेंटर का तो पता जरूर कर लें पहले। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए किसी से, क्योंकि आप पूरा साल बर्बाद हो जाता है आपका। पूरा प्रिपरेशन, एक साल आपने मेहनत करा और फिर वो एग्जाम एक साल बाद होगा आपके लिए। एक साल आपको उस प्रेशर के साथ झेलना है सब कुछ कि मैंने सिर्फ सब कुछ करा था अपनी तरफ से पर मैं सेंटर नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए ये गलती कोई भी ना करें। प्लीज एड्रेस वेरीफाई जरूर करें, जो भी एडमिट कार्ड में दिया हुआ है हो सके तो एक दिन पहले जा करके भी चेक कर लें कि सही है कि नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ये कंडीशन, पर होता है लोगों के साथ, और खासकर बुरा सबसे ज्यादा तब लगता है जब आपने एक्चुअल में प्रिपरेशन की हो, उस समय प्रिपरेशन कर लिया है, फिर आपका ये नहीं होता है तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगता है इस बात का कि ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। पर एट लास्ट वही जो बोलते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता आप उस समय अच्छा रैंक आ गया होता, आप PSU में ऑफिसर रहती, पर आज आपका यहाँ पर अच्छा रैंक आया और आप UPSC में ऑफिसर बन गई हैं, ग्रेड A की ऑफिसर। तो वो PSU वाले से भी कई ज्यादा ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा। जस्ट एक जो सबसे ज्यादा क्वेरी है जो मुझे कई बार पूछते थे, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है मैम, कैसे दिलाना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। आप कैसे अटेम्प्ट करते थे, आपका कम आता था तो आप कैसे उसको कोप अप करते थे? सर टेस्ट सीरीज तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। जो शेड्यूल आपको टेस्ट सीरीज की दी जाती है, आप उस वक्त उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की कोशिश करें और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और टेस्ट सीरीज जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए उससे डिप्रेस नहीं होना है कि मैंने दिया, मुझे कम मार्क्स आ गया। वैसे होती है डिप्रेशन, मुझे भी थोड़ी होती थी कि नहीं आ रहे हैं अप्रोप्रिएट मार्क्स जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मैं 2019 में दे रही थी मेंस की टेस्ट सीरीज तो मुझे उतने अप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं आते थे, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता था उस वक्त। उसके बाद जो है फिर अब प्रीलिम्स की जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें तो मतलब मुझे लगता है कि मार्क्स कम आना कोई भी मैटर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो उतना आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं वहाँ की। आप वो चीजें जो वहाँ पढ़ करके जा रहे हैं वो दोबारा अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे नहीं सॉल्व करा तो कम से कम वहां पे कर लें। तो टेस्ट सीरीज को जो है आप उस पर्सपेक्टिव से लें कि इट्स फॉर लर्निंग पर्पस, और जरूर से अटेम्प्ट करना चाहिए सबको। आप टेस्ट सीरीज देते रहें, टाइमली बेसिस पे देते रहें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहें। जैसे आपको दिया गया हो कि 2 हफ्ते बाद आपका ये टेस्ट सीरीज है तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा रिवाइज कर लें। और क्योंकि बिना प्रिपरेशन के दे करके फिर आपको और कम मार्क्स आएंगे और फिर उसके बाद और मुश्किल हो जाता है ये बेयर करना कि मुझे मार्क्स नहीं आ रहे, और लोग सोचने लगते हैं अब तो मुझे फाइनल एग्जाम में भी नहीं आने वाले, क्योंकि जब इधर नहीं आ रहे तो उधर कैसे आएंगे। तो आप एक बार रिवाइज करें सब्जेक्ट, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें, बिना रिवीजन के ना करें, क्योंकि वैसे में फिर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और टेस्ट सीरीज को लर्निंग पर्पस से यूज करें। सारे टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चंस उसके 2-3 बार रिवाइज करें, ताकि आपको जब, क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चन एक्चुअली आपको फाइनल एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको टेस्ट सीरीज तो बहुत ही एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में 10 भी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना जो आपको टेस्ट सीरीज से मैच कर रहे हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है कि ये 10 मार्क्स तो मेरे हैं, इसमें जो है कोई नुकसान नहीं होना मेरा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जो है कभी भी मिस ना करें, और उसके लिए जो है जो भी नेसेसरी प्रिपरेशन है वो पहले से करनी चाहिए। यही होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1-2 बार दिलाया, नया टेस्ट सीरीज रहता है तो पैसे दिए हैं तो दिलाएंगे, तो 1-2 दिलाते हैं, दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में दिलाएंगे, या फिर जब बहुत ही खराब मार्क्स आने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि रिवीजन कर लेते हैं, इससे अच्छा तो रिवीजन 4 बार रिवीजन कर लेंगे, पर फिर से टेस्ट सीरीज दिलाने जाते हैं तो होता नहीं है। ये एक इशू है और ये सब कोई फेस करते हैं। पर मैं आपसे एक रियलिटी चेक करना चाहता हूँ कि आपका कैसा रैंक आता था, थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्योंकि अब तो आपका फाइनल रैंक आ चुका है तो वो चीज मैटर नहीं करेगी। बस ये जानना चाहता हूँ कि कितना एक्चुअल में मैच करता है मॉक और ये। जी बिल्कुल, मैंने जब प्रीलिम्स दिया था सर तो मुझे टेस्ट सीरीज दे रही थी, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली जो सब्जेक्टिव पेपर आपका जो होता है इंजीनियरिंग बेस, उसमें जो है मुझे अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स आते थे। तो मुझे इधर भी 198 मार्क्स आया, विच वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर। और जब मैं GS देती थी तो मुझे 80 अप्रॉक्स आते थे, बट मेरी खुद की अटेम्प्ट की गलतियों की वजह से मुझे इस बार 67 आया। तो मुझे लगता है थोड़ा रिलेटिव तो होता है टेस्ट सीरीज। और फिर जब मैं मेंस का देती थी तो मेंस में मुझे पिछले साल जब 2019 में दे रही थी तब तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे उतने, नियरली मतलब 150 मार्क्स ऐसे ही आ रहे थे सारे। तो उसमें जो है रैंक आपकी थोड़ी नीचे हो जाती है। उसके बाद फिर उस वक्त थोड़ी सी डिप्रेशन होने लगती है कि अब इसमें कैसे इम्प्रूव करें, अपनी तरफ से तो पढ़ लिया है।
बट मुझे लगता है कि वो मिस जो हो रहा था वो मेरे को लगता है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसा कर रही थी ना, मैं 200 से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाती थी। तो उस केस में आपको 150 से ज्यादा कैसे आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने अटेम्प्ट पे थोड़ा वर्कआउट किया और फिर मैंने इस साल जो है मतलब अपने अटेम्प्ट्स को इम्प्रूव किया। नियरली 250 के अप्रॉक्स मेरा अटेम्प्ट दोनों ही पेपर में रहा। तो उसमें मुझे मेंस में जो है दोनों पेपर इंक्लूड करके मुझे 324 आए इस बार। और अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज जब इस साल में दे रही थी तो मुझे 330, 340, 350 ऐसे ही आ रहे थे। तो मतलब नियर अबाउट सेम ही रहा मेरे लिए तो टेस्ट सीरीज से जो भी था। आपके लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहा, पर वही बात है कि जी। कम तो सबका आता है। एक समय ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं, पर आपने उस चीज़ में इम्प्रूव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो रहता ही है और फिर आप धीरे से इम्प्रूव करते हैं। और टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ये तो सारे टॉपर्स कहते हैं, नॉट जस्ट प्रियंवदा और मी, सबके लिए रहता है। अब मैम थैंक यू सो मच, बहुत कुछ जानने के लिए मिल गया। एंड करेंगे, पर सबसे पहले आपसे मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में जब आप तैयारी करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? वो कौन सा मोटिवेशन था आपके लिए जो आपको लगा कि हमेशा बोलता रहा नहीं प्रियंवदा आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, नहीं नहीं प्रॉब्लम हो रही है, नींद आ रही है पर सो नहीं रही हूँ, क्यों? वो क्या था आपका डीप सीक्रेट जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्या पता यहाँ पे कोई स्टूडेंट उस चीज़ से इंस्पायर हो जाए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाए, बताइए। सर मैं जो है आपको जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ और मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से भी हूँ। तो मेरे लिए हमेशा से जैसे हमारे लिए इधर ड्रीम होता है कि हम लोग कोई गस्टेड ऑफिसर है तो हम लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं और हर किसी का ड्रीम होता है कि हम लोग उस जगह तक पहुँच पाएँ। तो उसके बाद जब मैंने 12th में अच्छा परफॉर्म किया तो सबने कहा कि नहीं यू शुड ट्राई फॉर यूपीएससी, बट उस समय मेरा मोटिवेशन सिविल सर्विस की तरफ ज़्यादा था। तो उसके बाद जो है मैंने उस वक्त फिर कॉलेज चले गए, फिर सारा मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए तो रह गया। फिर जब आप प्रिपरेशन करने आए तो फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट जैसे जैसे हुई, मुझे लगा कि मैंने और ज़्यादा सीखा कि खुद को कैसे स्टेबल करना है। और जैसे जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और मार्क्स नहीं आ रहे हैं अप्रोप्रिएट, टेस्ट सीरीज दिया और मार्क्स नहीं आ रहे हैं अप्रोप्रिएट, तो उस केस में जो है आपने खुद को स्टेबलाइज करना है ये सोच करके कि मतलब व्हाट इज कमिंग फॉर यू। अगर आप उस चीज के लिए वेट करते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, और अगर आप इस स्टेज पे डिसअपॉइंट हो करके या अपने नेगेटिविटीज को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो उस केस में आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है चलते रहना है और अपनी तरफ से छोड़ना नहीं है कुछ भी। मुझे जैसा लगता है कि प्रिपरेशन स्टेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पेशेंस। लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स हमने इतने दिए, नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता उतना, आपका पेशेंस और डिटर्मिनेशन मैटर करता है। आपको फेल होने के बाद भी दोबारा देने का पेशेंस और दोबारा वो सारी प्रिपरेशन, दोबारा वो सब कुछ पढ़ने का पेशेंस जो होता है, दैट एक्चुअली ड्राइव्स यू देयर। तो मुझे लगता है पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। आपको अपनी तरफ से बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से करते रहो और उसके बाद वन डे एवरीबडी हु इज वर्किंग हार्ड विल सी कि आपने क्या अचीव किया। और अगर आपने उस स्टेज पे छोड़ दिया होता है जहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट था उस वक्त, तो आप कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाते जो आपने किया अभी। बहुत बहुत अच्छा, मतलब आपको तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ जानने के लिए मिला मैम, बहुत थैंक यू। आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ बताइए फिर हम लोग एंड करेंगे। जी सर, इट वॉज ऑल माई प्रिविलेज टू बी हियर। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एंड मतलब आई फाइंड इट रियली यूजफुल। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं उस वक्त वीडियोस देखा करती थी, तो मैं भी सीखती थी कि लोग क्या बोलते हैं। तो मैंने जैसे डिसअपॉइंटमेंट कई लोगों ने शेयर किया है पहले भी कि आपका जो प्रिपरेशन और स्ट्रगल फेज होता है उस फेज में आपने कैसे डील किया, तो वो सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। जो वीडियोस आपने शेयर करे हैं पहले भी, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी वंडरफुल और आने वाले लोगों को भी ये बहुत यूजफुल होने वाला है जो भी आप लोग कर रहे हैं। तो आई एम ऑनर्ड टू बी हियर सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू कि आप भी इतना अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर भी जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोग टॉप करें या रैंक लाएं तो कभी ना कभी हम लोग भी आपका इंटरव्यू फिर से ले सकें। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही हम लोग क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी दिक्कत रहे, कोई परेशानी रहे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही और सेशंस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अभी के लिए सेशन का एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।